माहिर नफ्सियात मारिया ताहिर के साथ ह्यूमन बॉडी स्कैन सेंटर से आज हम बात करेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, जो पूरी दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बढ़ रहा है। ऑटिज़म बेसिकली होता क्या है, इसकी अलामात या निशानियां क्या हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये हो रहा है और कौन से ऐसे मौक़े हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके इलाज को मुकम्मल करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ऑटिज़म। ऑटिज़म होता क्या है? ये आर्ज़ा बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें आप कह सकते हैं बच्चे के बोलने की सलाहियत, बच्चे की हरकी या जिस्मानी सलाहियत, जिसकी बुनियाद पर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है या उसकी समाजी ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर रहा है या एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ जो है वो नहीं गुजार पा रहा। इस आर्ज़े को हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या नशोनुमा का आर्ज़ा भी कहते हैं। वो इस बुनियाद पर कि नशोनुमा के दौरान या उस चाइल्डहुड के पीरियड में जिस तरह एक नॉर्मल ब्रेन की ग्रोथ होती है, उस तरह इस बच्चे की नशोनुमा जिस्मानी या जहनी तौर पर नहीं हो पा रही होती। इस आर्ज़े को हम जहनी आर्ज़ा भी कहते हैं और एक शदीद डिज़ीज़ या क्रोनिक डिज़ीज़ भी कहते हैं, क्योंकि हो सकता है नशोनुमा ना होने की वजह से या जहनी जिस्मानी या दिमागी साख्त का या किरदार का पूरा ना होना एक नॉर्मल बच्चे की एज के मुताबिक उसके किरदार पे अफेक्ट हो रहा हो, उसके बोलने की सलाहियत पे अफेक्ट हो रहा हो, जिसकी वजह से उसे समाजी ताल्लुकात जो हैं बुरी तरह मुतासिर हो रहे होते हैं। अब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर हम बहुत सारे और डिसऑर्डर्स भी लेते हैं जो दिमाग के साख्त, स्ट्रक्चर, उसकी कारकर्दगी के पूरा एक नॉर्मल बच्चे की ना होने की वजह से मुतासिर हो रहे होते हैं, जैसे ADHD है, एक्स सिंड्रोम है, फिलिगल एक्स सिंड्रोम है, हैरिंग लूस है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आ रही होती हैं। ये सारी डिसेबिलिटीज़, ये सारे डिसऑर्डर्स जहनी दिमाग की मुकम्मल नशोनुमा ना होने की वजह से एक नॉर्मल बच्चे के अंदर जो है वो पैदा हो रहे होते हैं। अगर हम डिफरेंट इकसाम पे बात करते हैं ऑटिज़म की, जिसके अंदर स्पर्जल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिसइंटीग्रेशन आ जाता है, रेट सिंड्रोम है, ये ऑल टाइप्स ऑफ जो हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को हम अम्ब्रेला लाइक टर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो इकसाम है उनकी सेम कंडीशंस होती हैं। उनके अंदर सोशल स्किल्स, उनकी बिहेवियर, डिफ़िकल्टी ऑफ बिहेवियर्स हैं, उनकी सोशल इंट्रैक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, उनकी सेंसरी जो है सुनने की जो हिस्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है। और इन्हीं एग्ज़ाम की बुनियाद पे हम डिफरेंट जो फंक्शनिंग के लेवल्स हैं उनको हम जो है वो डिवाइड करते हैं कि ऑटिज़म जो है वो 3 तरह से फंक्शनिंग करता है, एक माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर लेवल पे। माइल्ड लेवल 1 जो है इसमें नीड होती है सपोर्ट की, जिसके अंदर सोशल जो है स्किल्स आपकी डिस्टर्ब हैं, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो पेयर के साथ जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, इसकी वजह से आपकी जो है रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, आपको नीड है एक सपोर्ट की। अगर हम माइल्ड लेवल पे जाके फंक्शनिंग ऑटिज़म की चेक करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशनल नीड होती है हमें एक सपोर्ट की, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन बच्चे की डिस्टर्ब है, इसमें उसकी लैंग्वेज डिस्टर्ब है, उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब्स हैं, और उसे फुल टाइम जो है अपनी डेली लाइफ या एक्टिविटीज़ को करने के लिए किसी नीड की या किसी पार्टनर की ज़रूरत है, केयर टेकर है या उसके पेरेंट्स हैं। अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं तो वो वेरी नीड जो है सब्स्टिट्यूशनल नीड जो है वो मॉडरेट लेवल ऑटिज़म का कहलाता है, जिसमें उसकी फुल डेली रूटीन जो है वो लाइफ जो है वो फुल जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई होती है, जिसमें उसकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसके बिहेवियर्स हैं, उसकी जो है वो रिलेशनशिप्स हैं, फुल जो है वो डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं बच्चों के। इन 3 लेवल्स के बुनियाद पे हम बच्चों की फंक्शनिंग को जो है वो देखते हैं। और ये अलामात किस तरह की होती हैं? इसमें बच्चे के अंदर महदूद या पाबंद कर लेता है बच्चा अपने आप को किसी एक हरकत को करने में, जिस तरह बार बार उसका झूला झूलाना, पैरों के साथ खेलना, फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की, परिंदों की तरह पर फैलाना, दोहराना, बार बार एक ही काम को बार बार दोहराना।
इस किस्म के बच्चों के अंदर जो है वो आई कांटेक्ट रखने की या आंख से आंख मिला के या फेस से फेस मिला के बात करने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। और सम टाइम कुछ बच्चे जो है वो हार्मफुल होते हैं, अपने आप को जो है वो हार्म करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके अंदर वो सेल्फ बाइटिंग हो सकती है, दांतों से अपने बाजू पे काटना, उंगलियां मुंह में दबा के जो है वो काटना, इस किस्म की एक्टिविटीज़। उनके अंदर इतनी अवेयरनेस ही इन बच्चों के अंदर नहीं होती कि वो देख सकें कि हमारे लिए डेंजरस चीज़ें क्या हैं, जैसे रोड क्रॉस करते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना, बोलने में जो है वो प्रॉब्लम फेस होना, उनकी अपनी कम्युनिकेशन जो है वो जो है लोगों तक ना पहुंचा सकना, अपनी फीलिंग्स जो हैं या अपने एहसासात जो हैं वो दूसरों तक ना कन्वे कर सकना, या दूसरे लोगों को जो है वो ना समझ सकना, इन लोगों बच्चों के अंदर जो है ये जो है वो सलाहियत नहीं होती। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, इनकी क्या वजूहात हैं? ये वजूहात, कुछ वजूहात जेनेटिक्स हैं, कुछ वजूहात इसकी नॉन जेनेटिक्स हैं, कुछ वजूहात ऐसी हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अगर मदर उसकी डायबिटिक हैं, इस वजह से आ रही हैं, उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ब्रेन की जो नशोनुमा एक नॉर्मल होनी चाहिए उस तरह नहीं हो पा रही, या मदर साइकोटिक ड्रग्स की एडिक्शंस जो है वो कर रही हैं, किसी तरह का जो है वो वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं जो पेरेंट्स के अंदर है वो अफेक्ट कर सकता है बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो आजकल सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है वो नॉर्मल डिलीवरीज़ का आ रहा है। नॉर्मल डिलीवरीज़ का इसलिए आ रहा है कि वो जो डिले कर रहे होते हैं हम नॉर्मल एक प्रोसीजर को, एक डिलीवरी मेथड को, उसके अंदर सम टाइम जो ऑक्सीजन की कमी है वो बच्चे के अंदर इस किस्म की जो है वो ब्रेन अबनॉर्मेलिटीज़ आप कह सकते हैं वो पैदा कर सकता है, डिसेबिलिटीज़ पैदा कर सकता है। या सम टाइम सेक्शनल डिलीवरी के दौरान अक्सर ऐसा होता है जब हम पंप लगा के बच्चे के एक हैंड पे उसको जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं, उस दौरान हमें नहीं पता कि उसके अंदर फिजिकल एबिलिटी इतनी है कि वो उस चीज़ में से सर्वाइव कर जाए, या सम टाइम हो सकता है उसी दौरान जो है वो उसका ब्रेन का कोई हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से उसके अंदर ये अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएं। अब हम इन साइन और सिम्टम्स को देखते हैं, अलामात को देखते हैं, लेकिन हम इसकी तश्कील कैसे कर सकते हैं, इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि आया ये जो आर्जा है या ये जो बीमारी है ये बच्चे के अंदर कैसे है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इसको हम दो तरीक़ों से जो है वो डायग्नोस करते हैं, एक मेडिकल तरीके से इसको डायग्नोस करते हैं, एक हम इसको साइकोलॉजिकल तरीके से डायग्नोस करते हैं। मेडिकल तरीके से हम इसको डायग्नोस करते हैं, इसकी MRI होती है, पेट स्कैन्स हैं, ब्लड टेस्ट है, EEG के थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं। और साइकोलॉजिकल बेस पे हम थ्रू DSM-5 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल के थ्रू इसको डायग्नोस करते हैं, और स्कैनिंग क्वेश्चनियर्स हैं जिनके थ्रू हम इसको डायग्नोस करते हैं। अब स्क्रीनिंग में जो है उसकी हम डेवलपमेंटल जो है स्क्रीनिंग करते हैं, जिसके अंदर हम डॉक्टर से उसकी 6 मंथ से जो है वो रूटीन एक नॉर्मल बच्चे के साथ कंपैरिजन से लेना स्टार्ट करते हैं। जो 6 मंथ का बच्चा एक वर्ड बोलता है या साउंड पे रिस्पॉन्स करता है, उसकी इस किस्म की एक्टिविटीज़ को हम एक नॉर्मल बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं कि आया उसकी वो डेवलपमेंट हो रही है जो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होती है उस एज में, उसका बोलना, साउंड का रिस्पॉन्स करना, उसका खाना या उसका टॉय के साथ खेलना। इसी तरह जब वो आगे बढ़ता जाएगा, अपनी एज में जाता जाएगा, फिज़िकल डेवलपमेंट्स भी होंगी, उसके दौरान हम ये देखते हैं कि एज के साथ साथ इसके अंदर वो फिज़िकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके ब्रेन में वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या इसकी वो मोटर स्किल्स या इसकी लैंग्वेज में वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो इस एज में एक नॉर्मल बच्चे की होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर हम इसकी कंप्रीहेंसिव स्कैनिंग करते हैं, जिसमें चाइल्ड न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो न्यूरॉन्स के ज़रिए उसकी डेवलपमेंट्स को देखते हैं, EEG के ज़रिए उसकी डेवलपमेंट्स को देखते हैं, पेट स्कैन है उसके थ्रू उसकी असेसमेंट की जाती है, उसकी स्क्रीनिंग डिफरेंट जो है बिहेवियर चेक लिस्ट हैं, उसके पेरेंट्स चेक लिस्ट हैं जिनके थ्रू हम स्क्रीनिंग की जाती है ताकि उसकी तश्कील की जा सके कि ये बच्चा ऑटिज़म की किस कैटेगरी में, किस लेवल में या किस फंक्शनिंग में फॉल करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट में। अब ट्रीटमेंट मेथड्स पे भी अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट मेथड्स भी हम दो तरह के फॉलो करते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम थ्रू मेडिसिन्स करते हैं और थ्रू स्टेम सेल्स करते हैं। और अगर साइकोलॉजिकल बेस पे अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो थ्रू CBT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल एनालिसिस है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ऑडिटरी जो है ट्रेनिंग्स हैं उनकी, ऑडिटरी प्रैक्टिसिंग है। इसी तरह जो अगर मेडिकल बेस पे हम ज़्यादा बात करें तो स्टेम सेल्स इसकी सबसे अच्छी जो है वो ट्रीटमेंट है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर ऑटिज़म के लिए।
इसमें हम स्टेम सेल्स जो है वो आपके रिपेयर्स करता है, रीजनरेट्स करता है डैमेज पार्ट को, क्योंकि एमिगडाला और हाइपोथैलेमस आपकी मेमोरी को, आपके बिहेवियर्स को, आपके इमोशंस को, आपकी लैंग्वेज पार्ट को कवर कर रहा होता है। अगर एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस में अंदर कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज में, आपकी बिहेवियर्स में, आपकी मेमोरी में, आपकी लर्निंग में डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी। अगर हम स्टेम सेल्स के ज़रिए उस पार्ट को रिकवर या रीजनरेट करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब स्टेम सेल्स का प्रोसीजर क्या है? स्टेम सेल्स हम आपकी बॉडी के ब्लड से, फैट से और आपके बोन मैरो से ब्लड्स के अंदर हम स्टेम सेल्स की कलेक्शन करते हैं। स्टेम सेल्स की कलेक्शंस के बाद 2 to 3 आवर्स का लैब प्रोसीजर होता है। लैब प्रोसीजर के बाद हम इसको डिफरेंट मेथड्स के साथ आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इसका सबसे अच्छा और बेनिफिशियल जो है वो रिजल्ट्स है, क्योंकि इसमें रीजनरेट होना, रिपेयर होना सेल्स का, टिश्यूज़ का बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें पावरफुल रिजल्ट्स आते हैं, रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें जो है रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं कि ट्रीटमेंट को आपकी बॉडी ने रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। इन्फॉर्मेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। आपका रिग्रेशन जो है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसकी फार्मूलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। इसमें आपके जो ट्रांसफ़र या इन्फेक्शन डिजीज़ हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मूव नहीं करते। उसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे भी बात करते हैं, जिसमें हम उसके बिहेवियर्स को जो है वो मॉडिफाई करते हैं थ्रू ऑन रिवॉर्ड्स करते हैं, उसकी प्ले स्किल्स को, उसकी लैंग्वेज स्किल्स को जो है वो अच्छा करते हैं स्पीच थेरापी एंड लैंग्वेज थेरापी के थ्रू। और जो उसके नेगेटिव बिहेवियर्स हैं या उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए उसके बिहेवियर्स पे जो काम किया जाता है ताकि वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी लाइफ को गुजार सके। उसके साथ साथ हम एक शेड्यूल होम जो है पेरेंट्स या उसके केयर टेकर्स को भी देते हैं ताकि जो रूल्स वो घर में उसको फॉलो करेंगे जो है उनको उसमें जो है बच्चे को जो है वो ज़्यादा चीज़ें रिकवर करने में हेल्प होगी, जिसमें उसका जो है स्ट्रिक्टली शेड्यूल बना दिया जाता है जिसको उसने फॉलो अप करना होता है, उसको अटेंशन दी जाती है, उसके जो बिहेवियर्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है ताकि उसका मोटिवेशन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो और उसको एक सेफ्टी जोन मिले। क्योंकि आजकल जो है सेक्सुअल अब्यूज़ जो चाइल्ड के अंदर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। इस वजह से उनको गुड एंड बैड टच का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है और उनको एक सेफ्टी जोन के अंदर रखा जाता है और ये चीज़ें उसके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। जब आपके जो आपके सपोर्टिंग नीड्स मेंबर्स होते हैं या आपको गाइड कर रहे होते हैं, साइकोथेरापिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनको फॉलोअप करते हुए आप घर में भी उसकी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो केयर कर सकते हैं। और एक फॉलोअप एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचर्स भी फॉलो कर रही होती हैं, उसके घर वाले भी फॉलोअप कर रहे होते हैं, तो जो है वो रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे के अंदर इस किस्म के सिम्टम्स हैं कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह मोटर स्किल्स जो हैं वो उसकी डिले हो रही हैं या वो हरकत जो हैं वो उसकी समाजी ताल्लुकात या उसके बोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इन मसलों को इग्नोर नहीं करें और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए ह्यूमन बॉडी स्कैन सेंटर लाहौर। शुक्रिया।